अब बात करते हैं, ये वेबसाइट है जिस वेबसाइट की अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, फैमिली आईडी एक परिवार एक पहचान। सभी परिवारों को मिलेगी फैमिली आईडी। लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति। जैसे कि अभी एक भाई पूछ भी रहे थे कि क्या लाभ मिल सकता है इसमें, तो छात्रवृत्ति, स्किल डेवलपमेंट, किसानों को सब्सिडी अनुदान, श्रमिकों को अनुदान, युवाओं को रोजगार और पेंशन। ये जो समाज की लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, इन योजनाओं में आपके साथ जस्टिस हो सके, नागरिकों के साथ किसी प्रकार का अन्याय न हो, इसलिए इस फैमिली आईडी को यहाँ पे प्रयोग में लाया जा रहा है। यहाँ इसके बारे में थोड़ी सी वही बात लिखी गई है कि नौकरी के अवसर प्राप्त करने के लक्ष्य को सक्षम करने के लिए परिवार आईडी को योजना को लागू की गई है। फैमिली आईडी के तहत राज्य सरकार में प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट पहचान जारी की जाएगी। राज्य के परिवार इकाइयों का एक लाइव व्यापक डेटाबेस स्थापित करेगी, जिसका उपयोग राज्य में प्रत्येक घर के पात्र लाभ के सक्रिय वितरण को सुनिश्चित करना होगा। अर्थात वही मैंने कहा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो बेहतर किया जा सके। अगली स्लाइड मेरी ये है ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की। जो हमारे बीएलई बंधु जो ई डिस्ट्रिक्ट का पोर्टल चलाते हैं, यहाँ पर आकर के अपना क्रेडेंशियल देने के बाद ई डिस्ट्रिक्ट का पोर्टल लॉगिन कर लेंगे। ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल लॉगिन करने के बाद वो सर्विस पेज पे आएंगे। यहाँ जो आप देख पा रहे हैं सर्विस पेज है। आप नीचे आएंगे, विभागीय एकीकरण सेवाएं एवं एसएसडीजी निस्तारित आवेदन। यहाँ पे विभागीय एकीकरण सेवा के बारे में लिखा हुआ है, जिसको कि इंटीग्रेटेड सर्विस के नाम से जाना जाता है। आप लोग इंटीग्रेटेड सर्विस पे जाकर के क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद यहाँ कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखाई देगा। उस पेज पे आ जाएंगे आप, कोटा सर्विस वाले पेज पे। तो यहाँ जैसे जिस भी बीएलई का ये स्क्रीन है, वहां लिखा हुआ है अवेलेबल बैलेंस 8। ये अवेलेबल बैलेंस, इसी अवेलेबल बैलेंस के अंतर्गत ही आपको ये कोटा सर्विस के अंतर्गत आ रहा है। इस फैमिली आईडी पे ट्रांजेक्शन को आपको करना होगा। तो इसके लिए जरूरी है कि ई डिस्ट्रिक्ट में आप सभी बीएलई जानते होंगे कि कोटा सर्विस क्या होता है। 5 एप्लीकेशन बराबर 1 कोटा होता है। 5 कोटा से लेके 50 कोटा तक एक बीएलई एक टाइम में परचेज कर सकता है। एक तरीके से ये कोटा सर्विस का वॉलेट है, ठीक है। ऐड कोटा करके आप ले सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास ऑलरेडी कोटा है तो अप्लाई फॉर इंटीग्रेटेड सर्विस पे आप क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते ही आपको जो नेक्स्ट पेज अपीयर होगा, इसमें आएंगे तो सारे इंटीग्रेटेड सर्विस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो इसमें आप 36 नंबर पे सबसे नीचे और नई सर्विस, आप राइट हैंड में नीचे की तरफ देखेंगे तो प्लानिंग डिपार्टमेंट एप्लीकेशन फॉर फैमिली आईडी, ये आपको दिखाई देगी। इस सर्विस में आकर के आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही ये सामने आपको ये पोर्टल दिखाई देगा, जिसमें बीएलई का सीएससी आईडी दिखाई देगा, जो ई डिस्ट्रिक्ट की आईडी है उसके नाम से वो आईडी डायरेक्ट रूट होकर के खुलेगी। एप्लीकेंट, अब यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम, एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर, उसके मोबाइल नंबर पे जाएगा आपका ओटीपी। यहाँ पे आप ये सारी सूचना डालेंगे और डालने के बाद इसको नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे कुछ सूचनाएं दी गई हैं नेक्स्ट करने पे कि परिवार रजिस्ट्रेशन हेतु परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड होना अनिवार्य है। परिवार रजिस्ट्रेशन हेतु सभी सदस्यों का मोबाइल ओटीपी के माध्यम से ई केवाईसी किया जाना अनिवार्य है, जिसके लिए सभी सदस्यों का मोबाइल आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। ऐसे परिवार जिनके पास राशन कार्ड उपलब्ध है, ये बड़ा टेक्निकल लाइन है, इसको बहुत ध्यान से हम लोग इसको एलोबरेट कर देते हैं कि ऐसे परिवार जिनके पास राशन कार्ड पहले से उपलब्ध है, उनकी राशन कार्ड की संख्या ही फैमिली आईडी होगी तथा उनको फैमिली आईडी बनवाने की आवश्यकता नहीं है। उनके द्वारा रजिस्ट्रेशन के उपरांत आधार संख्या डालकर फैमिली आईडी डाउनलोड प्रिंट की जा सकती है। अर्थात जिन आवेदकों के पास पहले से राशन कार्ड है, राशन कार्ड का नंबर डालने पर, ओटीपी आने पर तत्काल आपको एक सर्टिफिकेट फैमिली आईडी की जनरेट हो जाती है। इनके मामले में ना किसी प्रकार का कोई ट्रांजेक्शन होगा। अगर वो चाहें आप सर्टिफिकेट डाउनलोड करके उनको उपलब्ध करा सकते हैं। आगे है, ऐसे व्यक्ति जो पहले से ही किसी परिवार से जुड़े हैं, उन्हें किसी अन्य परिवार में नहीं जोड़ा जा सकता। इसका भी क्वेश्चन आएगा तो अभी हम लोग जवाब देंगे कि किसी भी प्रकार से अगर कोई राशन कार्ड में, मान लीजिए कि मैं किसी परिवार के राशन कार्ड में नहीं जुड़ा हूं,
तो या जुड़ना चाहता हूं, तो ऐसे नहीं होगा, यहाँ से जोड़ने की कोई व्यवस्था नहीं है। वो उसकी सप्लाई डिपार्टमेंट के राशन कार्ड की व्यवस्था और पंचायत सेक्रेटरी के आधार पर ही उसके जुड़ने की एडीओ पंचायत के अप्रूविंग अथॉरिटी के आधार पर ही हो पाएगी। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में समस्त आवश्यक जानकारी पूर्णतः सही भरें एवं सत्यापन आसानी से किया जा सके, जिससे कि सत्यापन आसानी से किया जा सके। तो सूचना स्पष्ट और साफ भरें और सही अक्षरों में भरें। नेक्स्ट करने पर अब जैसे ये तो हो गया उन लोगों के लिए जिनके पास राशन कार्ड धारक, हाँ, ये उसके आगे बता रहा है कि जिसके पास है, आप यहाँ पे वो डिटेल आधार करेंगे, सबमिट करेंगे। सबमिट करके जो मोबाइल पे ओटीपी आ रही है, ओटीपी आएगी। ओटीपी आने के बाद जब आप इसको सबमिट करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। और आप देख पा रहे होंगे ऊपर फैमिली आईडी लिखी है, फैमिली आईडी के आगे वही राशन कार्ड नंबर होगा। यहाँ पे जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उस स्थिति के लिए मैं ये स्लाइड को यहाँ से रोकते हुए यहाँ से आगे की प्रक्रिया एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। फैमिली आईडी पोर्टल पर आपका स्वागत है। फैमिली आईडी प्राप्त करने के लिए आप इस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए मुख्य रूप से आपको 3 विवरणों को दर्ज करना होगा। आवेदक का विवरण, परिवार के सदस्यों का विवरण और परिवार का पता। यदि आप राशन कार्ड धारक हैं तो आपकी राशन कार्ड संख्या ही आपकी फैमिली आईडी होगी। पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए पोर्टल के होम पेज पर रजिस्ट्रेशन अथवा पंजीकरण बटन पर क्लिक करें। पंजीकरण की प्रक्रिया आरंभ करने से पहले कृपया दिए गए दिशा निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें। अपना नाम और आधार से लिंक मोबाइल नंबर दर्ज करके सेंड ओटीपी बटन पर क्लिक करें। आपके दिए गए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। सही नंबर को ओटीपी बॉक्स में दर्ज करें एवं स्क्रीन पर दर्शाए गए कैप्चा को कैप्चा बॉक्स में दर्ज करके सबमिट बटन पर क्लिक करें। सबमिट हो जाने के बाद आपकी स्क्रीन पर एक धन्यवाद एवं सफल पंजीकरण का संदेश प्रदर्शित होगा। अब पोर्टल पर लॉगिन करने एवं फैमिली आईडी प्राप्त करने हेतु साइन इन टू कंटिन्यू लिंक पर क्लिक करें। साइन इन करने के लिए अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करके सेंड ओटीपी बटन पर क्लिक करें। दर्ज मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। सही नंबर को ओटीपी बॉक्स में दर्ज करें एवं स्क्रीन पर दर्शाए गए कैप्चा को कैप्चा बॉक्स में दर्ज करके साइन इन बटन पर क्लिक करें। साइन इन करने के बाद आप सीधे पंजीकरण प्रक्रिया की स्क्रीन में पहुंच जाएंगे। आगे बढ़ने के लिए आधार नंबर बॉक्स में अपना आधार नंबर दर्ज करके आगे बढ़े बटन पर क्लिक करें। यदि आपके परिवार की फैमिली आईडी उपलब्ध है तो आधार ई-केवाईसी के माध्यम से आप अपनी फैमिली आईडी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके परिवार की फैमिली आईडी उपलब्ध नहीं है तो फैमिली आईडी रजिस्ट्रेशन हेतु आगे बढ़े पर क्लिक करें। आगे बढ़ने के बाद आप पंजीकरण के पहले चरण को पूर्ण करेंगे। यहाँ सहमति चेकबॉक्स पर क्लिक कर ओटीपी भेजे बटन पर क्लिक करें। आपके आधार लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। यदि आपका नंबर आधार से लिंक न हो तो पहले नजदीकी आधार केंद्र पर जाकर अपडेट कराएं। आधार लिंक्ड नंबर एक्टिव होने की दिशा में प्राप्त हुए सही ओटीपी नंबर को ओटीपी बॉक्स में दर्ज कर वेरीफाई करें पर क्लिक करें। स्क्रीन पर प्रदर्शित डिटेल्स को कंफर्म कर ले एवं अन्य फील्ड्स में अपना जवाब दर्ज कर आगे बढ़ो पर क्लिक करें। परिवार के अन्य सदस्यों को जोड़ने के लिए आधार नंबर बॉक्स में संबंधित सदस्यों के आधार नंबर दर्ज कर ओटीपी भेजे बटन पर क्लिक करें। संबंधित सदस्यों के आधार लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। प्राप्त हुए सही ओटीपी नंबर को ओटीपी बॉक्स में दर्ज कर वेरीफाई करें पर क्लिक करें। यदि कोई सदस्य किसी अन्य परिवार में पहले से जुड़ा हुआ है तो उसको यहाँ जोड़ना संभव नहीं होगा। स्क्रीन पर प्रदर्शित डिटेल्स को देख के कंफर्म कर ले एवं प्रदर्शित फील्ड्स जैसे विवाहित स्थिति, आधार लिंक मोबाइल नंबर एवं पति पत्नी का नाम में अपना जवाब दर्ज करने के साथ साथ संबंधित सदस्यों का आवेदक से संबंध भी दर्ज करें।
सभी डिटेल्स दर्ज करने के बाद सुरक्षित करने पे क्लिक करें। यदि किसी सदस्य की डिटेल्स में संशोधन करना हो तो एडिट आइकन पर क्लिक करके संशोधन कर सकते हैं। इसी तरीके से परिवार के सभी सदस्यों को एक एक करके जोड़े और सभी सदस्यों को जोड़े जाने की दशा में पता जोड़ने के लिए आगे बढ़े। परिवार का पता जोड़ने के लिए शहरी या ग्रामीण में से एक विकल्प का चयन करें। तत्पश्चात प्रदर्शित फील्ड्स में परिवार का पता विस्तार में दर्ज करें। पता दर्ज हो जाने की दशा में सुरक्षित कर आगे बढ़े बटन पर क्लिक करें। पंजीकरण के अंतिम चरण में सभी दर्ज डिटेल्स को जांच लें। फाइनल सबमिशन के पश्चात किसी भी विवरण को संशोधित किया जाना संभव नहीं होगा। डिटेल्स सही होने की दशा में सहमति चेकबॉक्स पर क्लिक कर फाइनल सबमिशन पर क्लिक करें। आपने अपना आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट कर दिया है। आपकी प्रोविजनल आईडी नंबर और एप्लीकेशन नंबर स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी। साथ ही एक एसएमएस आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भी प्राप्त होगा, जिसे आप अपने पास नोट कर सकते हैं या लिंक पर क्लिक कर प्रोविजनल आईडी डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेखपाल और ग्राम विकास अधिकारी के सत्यापन एवं एसडीएम या वीडियो के अनुमोदन के बाद फैमिली आईडी आपके एसएमएस नोटिफिकेशन के द्वारा प्राप्त हो जाएगी। अपने आवेदन की वर्तमान स्थिति चेक करने के लिए आप इस पोर्टल का इस्तेमाल करें। धन्यवाद। जी, तो यहाँ आप लोगों ने देखा कि एक बृहद प्रक्रिया इसकी क्या है। बीच में राशन कार्ड अगर आपके पास है तो वो पूरी प्रक्रिया एक जगह शुरुआत में ही रुक जाती है, वहीं से आपकी पूरी फैमिली का डेटाबेस फैच होकर के सर्टिफिकेट पे आ जाता है। अगर आपकी राशन कार्ड नहीं है, ऐसी स्थिति में संबंधित विभाग द्वारा वेरीफाई करने के बाद अप्रूविंग अथॉरिटी द्वारा उसको अप्रूवल मिलने के बाद आपके एसएमएस के जरिए आवेदक को इसकी सूचना आ जाती है और वो सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है। इसी दौरान जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे होते हैं, इसी दौरान आपके जो कोटा है, कोटे से एक कोटा का डिडक्शन कर लिया जाता है। अर्थात जो ही आप अपना ये आवेदन कंप्लीट करते हैं, कंप्लीशन के साथ ही एक कोटा आपके वॉलेट से माइनस हो जाता है। जी, शिवम जी कुछ कहना चाहें, उसके बाद फिर हम लोग कुछ क्वेश्चनार देखते हैं। बीएलई बहुत सारा सवाल कर रहे हैं इसको लेकर के। जी, इसमें हम कुछ लाइन जोड़ना चाहेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना ही चाहिए, अन्यथा उस सदस्य को ऐड नहीं किया सकता। प्लस जो आवेदक है, जो पहला आवेदक है, उसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। ये 2 पॉइंट में और ऐड करना चाहूंगा। तो इस बात का भी बीएलई को रिक्वेस्ट है कि वो अच्छा, मैं इससे जुड़ा हुआ एक छोटा सा, जो उस दिन हम लोगों की बीसी हुई थी उसकी स्क्रीनशॉट मैंने लिया था, तो मैं वो पीपीटी चलाता हूँ जिसमें रेलेवेंट चीजें हैं, हम लोग उस पर थोड़ा सा बता लेते हैं। जी, आपको दिख रहा है सर शिवम जी? हाँ जी, हाँ जी, जी जी दिख रहा है। हाँ, तो ये जी तो ये पॉइंट को थोड़ा सा एलोबरेट करते चले, मैं नेक्स्ट करता चल रहा हूँ। हाँ, तो पात्र लाभार्थियों को जैसे कि बताया कि मैंने पहले भी एग्जांपल दिया कि यदि कोई पेरेंट्स राशन कार्ड में ऐड है तो उसके बच्चे भी राशन कार्ड में ऐड होने ही चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि बेसिक एजुकेशन के साथ हम लोगों ने ये एक्सरसाइज की थी। तो पहला है कि सभी पात्र लोग वो सभी लाभ इस तरीके से हम लोग पूरा करेंगे। डुप्लीकेट और फर्जी लाभार्थियों को हटाना। हम लोग क्या कर रहे हैं कि फैमिली आईडी की जो मैपिंग है वो विभिन्न विभागों की योजनाओं से बैकएंड में लगातार कर रहे हैं। इसकी वजह से हम लोगों ने, अगर मैं एग्जांपल दूं तो ओल्ड एज पेंशन और विडो पेंशन, यदि कोई महिला है तो वो या तो ओल्ड एज पेंशन पाएगी और या तो विडो पेंशन पाएगी। तो जबकि हम लोगों ने चेक किया तो 6000 कुछ महिलाएं ऐसी मिली जो कि दोनों योजनाओं का लाभ ले रही थी। हम लोगों ने इसके लिए संबंधित विभागों को पत्र लिखा और उसके माध्यम से घोस्ट बेनिफिशियरीज को हटाए गए। छूटे हुए लाभार्थियों और जरूरतमंद परिवारों की, जैसे कि यदि कोई परिवार जो राशन कार्ड में ऐड है उसके उस परिवार में सिर्फ 2 बच्चियां हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है, तो कन्या सुमंगला योजना है। हम लोगों ने 15 करोड़ डेटा को एनालाइज किया और आइडेंटिफाई किया कि ऐसे कितने परिवार हैं जहां पर 2 बच्चियां हैं
और उनकी आयु 18 वर्ष से कम है, तो उन बच्चों को आइडेंटिफाई करके हमने वुमेन वेलफेयर डिपार्टमेंट को दिया है, जिससे कि सरकार विभाग खुद उन बच्चियों तक पहुंचेगा और उनको कन्या सुमंगला योजना का लाभ देगा। ये सारा जो बैकएंड प्रोसेस है, बैकएंड वर्क है, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। प्लस सरकार की सभी योजनाओं का संतृप्तिकरण, बिल्कुल सही बात है, जैसे कि हम सरकार चूंकि अब खुद ही बेनिफिशियरीज तक, खुद ही लाभार्थी तक पहुंच रही है, जिससे कि लाभ अधिक से अधिक जनता तक पहुंचेगा, जनता को नहीं आना पड़ेगा, सरकार खुद ही लाभ पहुंचाएगी जनता तक। लाभों के लक्षित विवरण के लिए सभी विभागों का, जी हाँ बिल्कुल सही बात, जब कोई भी लाभ, यदि सारे डेटाबेस आइसोलेशन में पड़े हुए, वुमेन वेलफेयर डिपार्टमेंट अपना मेंटेन कर रहा है, बेसिक एजुकेशन अपना मेंटेन कर रहा है, लेबर विभाग अपना मेंटेन कर रहा है, जब इन सभी विभागों को आपस में एकीकरण किया गया, बहुत से लाभ है जो कि एक्स बेनिफिशियरी को मिल रहा है, तो बेनिफिशियरी इस दूसरे विभाग का भी लाभ लेने के लिए एलिजिबल है, लेकिन जानकारी की कमी होने की वजह से लाभार्थी उन तक पहुंचता ही नहीं है। तो चूंकि अब हमारा पूरा डेटाबेस सेंट्रलाइज हो गया, इंटीग्रेट हो गया है, तो सरकार विभिन्न डेटाबेसेस को स्टडी करके खुद ही उस लाभार्थी तक पहुंचेगी। कुल मिलाकर के इस स्क्रीन में जो आप देख पा रहे हैं, यही सरकार की मंशा है और सरकार इसी मंशा के तहत इस फैमिली आईडी पे काम कर रही है। बिल्कुल सही। कौन कौन परिवार ये हिस्सा ले सकते हैं, इसकी छोटी सी एक परिभाषा है, मैं ये इस लाइन को पढ़ देता हूं सर। परिवार को यथास्थिति निम्नवत परिभाषित किया गया है: स्वयं पुरुष या स्त्री, उनकी पत्नी अथवा उनका पति, न्यायिक रूप से पृथक या पति या पत्नी से भिन्न, ठीक है, स्वयं के माता पिता, स्वयं पर आश्रित वयस्क अवयस्क भाई बहन, वयस्क भाई बहन व उनके परिवार जो संयुक्त परिवार के रूप में रहते हों, अवयस्क संतानें, आश्रित वयस्क संतान संतानें, न्यायिक रूप से पृथक विवाहित पुत्री सहित विवाहित अथवा अविवाहित वयस्क पुत्र एवं उसकी पत्नी एवं अन्य संतानें जो संयुक्त रूप से परिवार में एक साथ रहते हों, दत्तक पुत्र पुत्री, अन्य कोई ऐसा वयस्क अवयस्क व्यक्ति जो परिवार के मुखिया के रूप में कमाऊ सदस्य पर आश्रित हो, मुखिया जो जिसको परिवार के सदस्य के रूप में जोड़ना चाहें। यहाँ पे खैर ये लंबी, हम लोग का इस तरह से अगर हम पढ़ेंगे तो लंबा मुझे लगता है हो जाएगा। ये सारी सूचनाएं फैमिली आईडी के पोर्टल पे आप लोगों को मिलेगी, बाकायदे वहां सारी जानकारियां भी हैं। फिर भी कोशिश है कि आप लोगों को इस सेशन में ज्यादातर जानकारी दे दी जाए। एक नागरिक अपने परिवार का पहचान पत्र कैसे प्राप्त कर सकता है? राशन कार्ड और फैमिली आईडी, ये जैसे कि बताया सर ने कि दो तरीके हो सकते हैं। राशन कार्ड धारक के लिए एक डेटाबेस है, एक गैर राशन कार्ड के लिए है, तो दो माध्यम है। तो राशन कार्ड वाला माध्यम बताया कि करीब 3.6 करोड़ परिवार, यानी 3.5 करोड़ के लगभग परिवार जो हैं राशन कार्ड धारक हैं। उसके अलावा जो शेष बचे लोग हैं, कई एक परिवार से दो परिवार बन गए, अब ऐसे हो गए, राशन से बाहर हो गए राशन कार्ड से, तो बहुत सारे ऐसे हैं। तो उनको टारगेट, जो हमारा टारगेट और वो है, उनको टारगेट करना है। जानकारी जागरूकता तो सबके बीच में देना है। अभी बात करें, ये सर्टिफिकेट का एक मॉडल मैंने बताया जो शुरू में बताया जा चुका है। इसमें यूजर चार्जेस के बारे में थोड़ा सा है, वो मैं बता दूं। स्वयं पंजीकरण अगर कोई नागरिक करता है तो उसमें किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है, लेकिन कॉमन सर्विस सेंटर CSC जन सेवा केंद्र के माध्यम से अगर कोई पंजीकरण करने आता है तो 30 रुपया इसके लिए निर्धारित शुल्क उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्धारित किया है। वो 30 रुपए में से जिस तरीके से ई डिस्ट्रिक्ट के आयजात निवास के लिए आप लोगों का जो शेयरिंग सिस्टम है कि कितना पैसा सरकार के हिस्से में जाता है, कितना आपके हिस्से में रहता है, वो सारी चीजें हैं, तो उसमें 30 रुपया आप नागरिक से ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ और अब खास नहीं है, कुछ FAQs हैं। ये पॉइंट हम लोगों ने कवर कर ही लिया है कि फैमिली आईडी क्या है, फैमिली आईडी की आवश्यकता क्यों है, क्या फैमिली आईडी लेना अनिवार्य है। अगर मेरे पास ये एक थोड़ा सा एक बार आप उत्तर दे दें, मैं कुछ प्रश्न करने जा रहा हूँ। क्या फैमिली आईडी लेना अनिवार्य है, ये प्रश्न हो सकता है? जी नहीं, पर फैमिली आईडी अनिवार्य नहीं है। इसकी वजह से किसी को भी किसी लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा। ये पूर्णतया ऑप्शनल है, आपकी इच्छा के ऊपर है। लेकिन हाँ, अगेन मैं ये कहना चाहूंगा कि इस फैमिली आईडी लेने से आपको सरकार के द्वारा बहुत से बेनिफिट, जो कि आपको
टफ होता है लेने के लिए, सरकार आप तक खुद पहुंचेगी। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि सभी सदस्य, सभी VLEs, सभी सदस्यों का फैमिली आईडी बनवाएं। यानी कि अगर ऐसे बात कर लें थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे, कि रेलवे के विंडो पे खड़े होकर के टिकट लेना और ऑनलाइन टिकट ले लेना। जी बिल्कुल। जैसे कहने का मतलब कि तब डेटाबेस आपके लिए काम करने लगेगा। एक ये है कि आप प्रधान से रिकमेंडेशन करवाएंगे, BDO साहब के पास जाएंगे, जगह जगह आप दौड़ लगाएंगे, तब जाकर के चीजें बनेंगी। और आप इस माध्यम से अगर आते हैं तो आपका ऑलरेडी सूचना डेटाबेस फैमिली आईडी का जो पोर्टल है वो खुद ही आपको एक तरीके से सेग्रीगेट करके सरकार के संबंधित विभाग के पास भेज देगा कि ये लाभार्थी के लिए पूर्ण रूप से पात्र हैं, इनको लाभ दिया जाए। जी हाँ, बिल्कुल सही। अब एक क्वेश्चन है कि फैमिली आईडी पंजीकरण हेतु कौन आवेदन कर सकता है? इसमें उत्तर दिया गया है परिवार का कोई भी वयस्क आवेदक हो सकता है। जैसे ही इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करूं, थोड़ा अगर कुछ गड़बड़ होगा तो बताइएगा शिवम जी, चूंकि मैं भी खुद सीख रहा हूं। हम अपने VLEs के सिखाते सिखाते कोशिश करते हैं, और चूंकि आप विशेषज्ञ हैं, इस विभाग से हैं, तो मेरा जो समझ में आया कि मेरे परिवार में मेरे पिताजी परिवार के मुखिया हैं और मैं 18 साल से अधिक वयस्क हूं, परिवार का एक एडल्ट पर्सन हूं, तो मैं जाकर के आवेदन कर सकता हूं। और इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि मुखिया ही जाकर के आवेदन करेगा। यानी कि फैमिली आईडी का फैमिली पद। जी बिल्कुल। कोई नहीं है, परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य जो कि 18 वर्ष से ऊपर है, कोई भी आवेदन कर सकता है। जरूरी नहीं है कि मुखिया। एक्चुअली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ये आती है कि मुखिया जो है वो जनरली 70 ईयर्स 80 ईयर्स का होता है, वो बहुत कंप्यूटर सेवी कई बार नहीं होता है। तो इस चीज को ये समस्या ना हो, इसकी वजह से कोई भी वयस्क सदस्यों को इसमें आवेदन कर सकता है। हाँ, जब आप अपने पिताजी को जोड़ेंगे तो आप उनसे अपना संबंध चुनेंगे, वहां पर आपको सही संबंध चुनना है। जैसे अगर आपने आवेदन किया मुखिया से संबंध हो गया, तो आपने आप पिता को एज एन सदस्य ऐड किया, तो आप उनके पिता, अपने संबंध में पिता चुनेंगे। अपने बेटे को आपने ऐड किया तो पुत्र चुनेंगे, इस तरीके से। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। यदि मैं राशन कार्ड धारक हूं तो फैमिली आईडी में कोई सदस्य कैसे जोड़ सकता हूं? इसमें लिखा है फैमिली आईडी में सदस्य जोड़ने के लिए आपको पहले राशन कार्ड में सदस्यों को जोड़ना होगा। देखिए, राशन कार्ड का जो स्पष्ट है, जो राशन कार्ड का डेटाबेस है और जो हमारे फैमिली आईडी का डेटाबेस है, वो पूर्णतया आपस में सिंक मोड में है। यदि राशन कार्ड में कोई सदस्य आज ऐड होता है या कोई परिवार आज ऐड होता है, तो वो नेक्स्ट डे 24 घंटे के अंदर अपने आप ही फैमिली आईडी वाले डेटाबेस में सिंक हो जाता है। तो यदि परिवार राशन कार्ड में ऐड है या सदस्य राशन कार्ड में ऐड है, तो फैमिली आईडी उसकी ऑटोमेटिक बन जाएगी, उसको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। आगे एक क्वेश्चन लेते हैं कि फैमिली आईडी को पहचान के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? नहीं, अभी ये ऐसा नहीं है। उत्तर है नहीं, बिल्कुल। जी आप बताएं सर, आप बताएं। नहीं सर, अभी फैमिली आईडी को परिवार के फैमिली आईडी पहचान पत्र के रूप में लीगल टेंडर नहीं है। तो ये सिर्फ योजनाएं का लाभ इजी से दिया जा सके सिटीजन को, इसके लिए ही इसका उपयोग है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, फैमिली आईडी प्राप्त करने के पश्चात मैं और मेरा परिवार राशन कार्ड और राशन पाने के पात्र होंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। राशन कार्ड के लिए पात्र होने के लिए आपको फूड एंड सिविल सप्लाई का जो सिस्टम है उसके थ्रू ही प्रोसेस करना है। हाँ, लेकिन यदि भविष्य में सरकार को लगता है कि आपका परिवार आपके विभिन्न जो योजनाओं हैं उसके डेटाबेस के सिंक पर सरकार को ये लगता है कि ये परिवार जो है या ये सदस्य जो है वो राशन कार्ड का पात्र भी है, तो फैमिली आईडी का डेटाबेस खुद ही फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट को ये नोटिफाई करेगा कि इस परिवार को, इस सदस्य को आप राशन कार्ड में ऐड करिए। लेकिन बाय डिफॉल्ट आपने फैमिली आईडी बनवा ली तो आप राशन कार्ड के पात्र हैं, ऐसा नहीं है। अगला क्वेश्चन लेते हैं जिसमें लिखा है कि फैमिली आईडी, ये सारे मिथ हैं, जो अवधारणा है गलत वाली, उसको थोड़ा सा यहाँ सुधार करने का प्रयास किया गया है
कि फैमिली आईडी योजना के अंतर्गत पंजीकरण अन्य योजनाओं और रोजगार प्राप्त होने की सुनिश्चितता है। यानी कि फैमिली आईडी मिल गई तो आपको अन्य योजनाओं का लाभ मिलने लगेगा और आपको रोजगार मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह सिर्फ लाभार्थियों को चिन्हांकित कर प्राथमिकता सुनिश्चित करने के लिए है कि आपको विभिन्न योजनाओं में प्राथमिकता दी जाए, गारंटी नहीं, प्राथमिकता। तो यहाँ अब इस स्क्रीन को अब बंद करने के साथ हम